इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और सफर करेंगे प्राचीन भारत का। हाँ बिल्कुल। एकदम शुरुआत से, मतलब पत्थर के जमाने से लेकर गुप्त साम्राज्य तक जो भी हमारे स्रोतों में जानकारी है उस पर बात करेंगे। तो इरादा यह है कि इन स्रोतों से समझें कि इतने हजारों सालों में प्राचीन भारत में क्या बड़े बदलाव आए। कैसे समाज बदला है ना। हाँ, कैसे राज बने, बिगड़े, अर्थव्यवस्था कैसे चली, लोगों की सोच, उनका कल्चर, वो सब कैसे बदला। देखिए स्रोत तो काफी फैले हुए हैं, बहुत कुछ है उनमें। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि सबसे दिलचस्प और जरूरी बातें ही निकालें, एकदम बातचीत वाले अंदाज में। तो चलें। बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखिए जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम कितने कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। ते हैं पहला प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री, जिसमें लिखा हुआ है कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सिर्फ खुदाई से मिली चीजें जैसे पत्थर के औजार। फिर आता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। इसमें लिखावट तो मिलती है जैसे सिंधु घाटी की मोहरों पर। अच्छा, पर पढ़ नहीं पाए मुझसे। हाँ, आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, ये बड़ा रहस्यमयी दौर है। और फिर आता है इतिहास, हिस्ट्री, जब से हमें ऐसे लिखित स्रोत मिलने लगते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। सही। और उसी प्राग ऐतिहासिक काल में, मतलब प्री हिस्ट्री में, वो पत्थर वाले युग आते हैं, स्टोन एज। हाँ, पाषाण युग। पहले पूरा पाषाण, पेलियोलिथिक, उसमें बड़े बेडौल पत्थर के औजार थे। फिर मध्य पाषाण, मीजोलिथिक, इसमें थोड़े छोटे नुकीले औजार आए, माइक्रोलिथ्स जिन्हें कहते हैं। और नवपाषाण, नियोलिथिक तक आते आते औजार और बेहतर हुए, घिसे हुए, पॉलिश किए हुए। हाँ बिल्कुल, घिसकर चिकने और पॉलिश किए हुए, जो शायद खेती वगैरह में ज्यादा काम आते होंगे। और कमाल की बात यह कि औजारों के साथ जीने का तरीका भी बदला, मतलब शिकारी संग्राहक से। हाँ, धीरे धीरे जानवरों को पालना सीखा, फिर खेती करना सीख गए। भीमबेटका की गुफाओं में तो उस जमाने की पेंटिंग्स आज भी हैं। अरे हाँ, और मेहरगढ़ जैसी जगहों से खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं, है ना। बिल्कुल। और फिर इसी दौरान जब लोगों ने पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा, वो ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक। हाँ, चालकोलिथिक एज। इसी की पृष्ठभूमि में एक अद्भुत सभ्यता उभरी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं जिसे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता। ये कांस्य युग की सभ्यता थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी शहरी योजना, टाउन प्लानिंग। हाँ, कमाल की थी वो तो। आप सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले इनके शहर कितने व्यवस्थित थे। बिल्कुल। स्रोतों में जिक्र है ना कि शहर अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा दुर्ग वाला हिस्सा, सिटाडेल, और एक निचला रिहायशी इलाका। और सड़कें एकदम सीधी, ग्रिड पैटर्न में, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। और नालियां, ढकी हुई नालियां, अद्भुत। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। हाँ, या हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार, ग्रैनरीज, ये सब क्या दिखाता है कि कितने संगठित लोग थे वो। यहाँ तक कि ईंटें भी एक ही साइज की होती थी ज्यादातर। कमाल है। बिल्कुल। और सिर्फ शहर ही नहीं, इनकी अर्थव्यवस्था भी काफी उन्नत थी। कारीगर बहुत बढ़िया थे ये लोग। क्या बनाते थे? मनके बनाने में, मोहरे बनाने में, धातु का काम करने में माहिर थे। और इनका व्यापार वो दूर दूर तक फैला था, मेसोपोटामिया, मतलब आज का इराक, और ओमान तक। सबूत कैसे मिले इसके? और लैपिस लेज़ूली जैसा नीला पत्थर। तो मतलब एक विकसित शहरी सभ्यता, अच्छा व्यापार, समाज कैसा था इनका? खेती में क्या उगाते थे? खेती तो मुख्य आधार थी ही। गेहूं, जौ तो आम थे। कपास उगाने वाले शायद ही दुनिया में सबसे पहले लोगों में से थे। अच्छा, कपास। हाँ, कपास। चावल के सबूत भी कुछ जगहों से मिले हैं। समाज में शायद थोड़ा ऊंच नीच या वर्गीकरण रहा होगा, जैसा घरों के साइज वगैरह से अंदाजा लगता है। पर यहाँ बहुत कुछ रहस्यमयी भी है, जैसे उनकी लिपि। इतनी सारी मोहरें मिली, उन पर कुछ लिखा है, पर हम पढ़ नहीं पाए। आज तक नहीं, पता नहीं क्या लिखा है। और उनके धर्म के बारे में भी हम बस अनुमान लगा सकते हैं, जैसे वो मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं या वो पशुपति वाली मोहर। और फिर इस शानदार सभ्यता का अंत वो कैसे हुआ? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, अंत को लेकर तो कई सिद्धांत हैं। कोई एक पक्का कारण वो नहीं पता। पहले कुछ लोग मानते थे कि बाहर से आर्यों ने आक्रमण किया। हाँ, वो थ्योरी तो सुनी है, जैसे ग्रीक और लैटिन। हाँ, और ईरान की अवेस्तन भाषा। हाँ, इनके बीच काफी समानताएं बताई गई हैं। और इसी आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग मध्य एशिया से भारत आए। ये आर्य प्रवासन सिद्धांत कहलाता है।
हालांकि इस पर भी अलग अलग मत है। खैर, इस वैदिक काल को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पहला है प्रारंभिक वैदिक या ऋग वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं और इसका मेन सोर्स है ऋग्वेद। ओके। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। अच्छा। इसमें बाकी के वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वगैरह लिखे गए। और इन दोनों कालों में बहुत फर्क था, आप कह रही थी। हाँ, जमीन आसमान का फर्क था। ऋग्वैदिक काल में समाज काफी हद तक कबीलाई था। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी थी, खासकर गायों पर। गाय ही धन थी। अच्छा। राजा होता था, राजन कहते थे, पर उसकी शक्ति अनलिमिटेड नहीं थी। सभा, समिति जैसी परिषदें उस पर अंकुश रखती थीं। वर्ण व्यवस्था शुरू हो रही थी, पर उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हुई। और महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। धर्म भी प्रकृतिवादी था। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की पूजा होती थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या बदला? उत्तर वैदिक काल तक आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था। आयरन एज। हाँ, इससे जंगलों को साफ करके खेती करना आसान हुआ। तो अर्थव्यवस्था का जोर पशुपालन से हटकर खेती पर आ गया। अब जमीन धन का मुख्य पैमाना बन गई। तो राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गए होंगे। हाँ, कबीले धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों में बदलने लगे। राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गए, उनका पद वंशानुगत होने लगा, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई, ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। और यज्ञ वगैरह? यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। और इसी दौर में महिलाओं की सामाजिक और धार्मिक स्थिति में भी गिरावट आई। तो मतलब उत्तर वैदिक काल तक आते आते बड़े राज्य बनने की जमीन तैयार हो गई थी। हाँ। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तो नक्शा ही बदल गया। बिल्कुल। लोहे के औजारों और हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने जैसे क्रांति ला दी। खेती बढ़ी, आबादी बढ़ी। और नए शहर बसे। हाँ, गंगा घाटी में नए शहर बसने लगे। इसे भारत का दूसरा शहरीकरण कहते हैं। पहला तो सिंधु घाटी वाला था। राइट। इसी समय बड़े बड़े राज्य उभरे, जिन्हें कहते हैं महाजनपद। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। हाँ, नाम सुने, काशी, कोसल, वत्स, अवंती जैसे। पर इनमें सबसे ताकतवर कौन निकला? मगध। आखिरकार मगध ही सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, जो आज के बिहार का हिस्सा है। इसकी कई वजह थीं। क्या वजह थी? एक तो लोहे के भंडार पास थे, जमीन उपजाऊ थी, और गंगा नदी, वो व्यापार और आने जाने के लिए बहुत बढ़िया थी। तो मगध पर कौन कौन से वंश आए? हर्यंक, शिशुनाग? हाँ, हर्यंक, शिशुनाग और फिर नंद वंश ने राज किया। इसी दौर में व्यापार और बढ़ा और पहली बार सिक्के चलन में आए। सिक्के? कैसे सिक्के? उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ज्यादातर चांदी के टुकड़े होते थे, जिन पर अलग अलग निशान ठोक कर बनाए जाते थे। तो मतलब अब चीजों की अदला बदली, बार्टर सिस्टम काफी नहीं था। हाँ, सिक्कों का आना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बदल रही थी। ये तो वो राजनीतिक और आर्थिक बदलाव। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विचारों की दुनिया में भी तो बड़ी हलचल हुई थी। बहुत बड़ी हलचल। देखिए, उत्तर वैदिक काल के बढ़ते कर्मकांड, यज्ञों में पशु बलि, ब्राह्मणों का बढ़ता दबदबा, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, इससे कई लोग खुश नहीं थे। खासकर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग, व्यापारी। हाँ, जो अब आर्थिक रूप से ताकतवर हो रहे थे, उन्हें शायद ही व्यवस्था अपने अनुकूल नहीं लगती थी। इसी माहौल में कई नए दार्शनिक और धार्मिक विचार सामने आए, जिन्होंने पुरानी वैदिक परंपरा को चुनौती दी। बिल्कुल। इनमें सबसे प्रमुख थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनके अलावा आजीवक जैसे और भी संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म की बात करें तो सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए। हाँ, कपिलवस्तु के शाक्य राजकुमार थे। दुनिया के दुखों को देखकर राजपाट छोड़ दिया, ज्ञान की तलाश में निकले। बोध गया में ज्ञान मिला। और उनकी मूल शिक्षाएं? वो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। हाँ, बिल्कुल। सीधे शब्दों में कहें तो दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, दुख खत्म हो सकता है और इसका रास्ता है सही सोच, सही इरादा, सही बोल, सही काम वगैरह। लक्ष्य है निर्वाण। इच्छाओं और दुखों से पूरी मुक्ति। तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, और महायान। और वो बौद्ध संगीति या परिषदें भी हुई थी ना? हाँ, समय समय पर हुई। जैसे तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। इनमें बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया, विवाद सुलझाए गए।
ठीक है। और जैन धर्म, उसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जिनमें महावीर स्वामी आखिरी और सबसे प्रमुख थे। हाँ, वर्धमान महावीर, वो भी राजकुमार थे। उन्होंने भी ज्ञान के लिए घर छोड़ा। जैन धर्म के केंद्र में है त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। और 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह, ज्यादा जमा न करना और ब्रह्मचर्य। इसमें अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है ना? हाँ, अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, मन और वचन से भी हिंसा ना करने की बात करता है। इसीलिए शायद जैन अनुयायी खेती जैसे कामों से भी बचते थे। हाँ, क्योंकि उसमें जमीन के जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। बाद में जैन धर्म भी 2 मुख्य संप्रदायों में बट गया: दिगंबर और श्वेतांबर। अच्छा, तो एक तरफ ये नए विचार फैल रहे थे और दूसरी तरफ मगध में नंद वंश का राज था। फिर मौर्य साम्राज्य कैसे आया? चंद्रगुप्त मौर्य? हाँ, मगध के नंद शासक शक्तिशाली तो थे, पर शायद उतने लोकप्रिय नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाकर लगभग 324 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की लिखी किताब अर्थशास्त्र तो कमाल की है। हाँ, शासन चलाने पर। उससे हमें मौर्य प्रशासन की काफी जानकारी मिलती है। ये भी कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से जो पश्चिमोत्तर भारत में अस्थिरता हुई, उससे भी चंद्रगुप्त को मदद मिली। और मौर्य साम्राज्य तो बहुत विशाल था, पहला इतना बड़ा साम्राज्य भारत में। हाँ, बिल्कुल, पहला इतना बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य। प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। सप्तांग सिद्धांत। हाँ, और शासन चलाने के लिए कई स्तर के अधिकारी थे। अमात्य, तीर्थाध्यक्ष, मतलब एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी। और फिर आए अशोक, चंद्रगुप्त के पोते। उनके बारे में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, खासकर कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलना। हाँ, अशोक मौर्य शासकों में सबसे प्रसिद्ध हैं। लगभग 268 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठे। उनके राज्याभिषेक के कुछ साल बाद हुआ कलिंग युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व में। वो एक टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं युद्ध में हुई मारकाट देखकर उनका मन बदल गया। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर धम्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे फैलाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपने संदेश पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाए थे, है ना? हाँ, शिलालेखों पर, बड़ी चट्टानों पर, छोटी चट्टानों पर, पॉलिश किए हुए खंभों पर पूरे साम्राज्य में लगवाए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सकें। ज्यादातर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है। ये धम्म आखिर था क्या? कोई नया धर्म तो नहीं था? नहीं, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। इसमें जोर था अहिंसा पर, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर, बड़ों का सम्मान करने पर, दासों सेवकों से अच्छा व्यवहार करने पर, सामाजिक जिम्मेदारी पर। एक तरह से वो अपनी प्रजा को नैतिक रूप से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मौर्य काल में आम जीवन कैसा था? अर्थव्यवस्था, समाज? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी और राज्य का उस पर काफी नियंत्रण था। जमीन से भाग और बलि जैसे टैक्स लिए जाते थे। व्यापार भी होता था। समाज के बारे में हमें यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरणों से कुछ पता चलता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? हाँ, उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। हालांकि वो शायद पूरी तरह सही न हो। स्रोतों में दास प्रथा का भी जिक्र मिलता है। इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन मौर्यों के बाद तो फिर से टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँ, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और लगभग 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और शुंग वंश शुरू हुआ। हाँ, इसके बाद अगले कई 100 सालों तक भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं रही। उत्तर भारत में शुंगों के बाद इंडो ग्रीक आए,
पश्चिमोत्तर से। इनका सिक्कों में बड़ा योगदान था ना। हाँ बिल्कुल, इन्होंने पहली बार सिक्कों पर राजाओं के नाम और चित्र बनवाए, द्विभाषी सिक्के भी जारी किए। एक राजा थे मिनांडर या मिलिंद। हाँ, उनकी बौद्ध भिक्षु नागसेन से बातचीत मिलिंदपनहो किताब में है। सही। फिर इनके बाद शक आए। शकों का राजा रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ शिलालेख। हाँ, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत में लिखा पहला लंबा शिलालेख माना जाता है। फिर मध्य एशिया से यूची कबीले के कुषाण आए। कुषाणों में सबसे मशहूर कनिष्क। हाँ, कनिष्क। उनके समय में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई, महायान शाखा का खूब प्रचार हुआ। कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। और उनका साम्राज्य सिल्क रूट पर भी था। हाँ, रेशम मार्ग के एक अहम हिस्से पर उनका नियंत्रण था, जिससे व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिला। ये तो हुई उत्तर भारत की बात। उसी दौरान दक्षिण भारत और दक्कन में क्या चल रहा था? दक्षिण भारत में उस समय चल रहा था संगम काल, लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ये नाम तमिल कवियों के संगम या सम्मेलनों से पड़ा है। हाँ, संगम साहित्य से हमें उस दौर के 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल और पांड्य के बारे में पता चलता है। तोलकाप्यम जैसा व्याकरण ग्रंथ, शिल्पादिकारम, मणिमेखलई जैसे महाकाव्य इसी काल के हैं। और दक्कन में सातवाहन, पुत्र सातकर्णी, ये प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। सातवाहनों ने जमीन दान देने की प्रथा भी शुरू की थी ना। हाँ, उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध मठों को कर मुक्त जमीन दान देना शुरू किया। अग्रहार या ब्रह्मदेय कहते थे इन्हें। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से भारत में सामंतवाद जैसी व्यवस्था के बीज पड़े। फ्यूडलिज्म की शुरुआत। हाँ, कह सकते हैं। और एक और जरूरी बात, इस पूरे मौर्योत्तर काल में भारत का रोम साम्राज्य के साथ जबरदस्त व्यापार चल रहा था। मसाले, कपड़े, मोती यहाँ से जाते थे। हाँ, और बदले में वहां से खूब सोना चांदी आता था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसी किताबों और भरूच, अरिकामेडू जैसे बंदरगाहों की खुदाई से इसका पता चलता है। तो मौर्यों के बाद काफी उथल-पुथल और क्षेत्रीय शक्तियों का दौर रहा। फिर इससे एक बड़ा साम्राज्य कब बना? गुप्त काल में? हाँ, गुप्त काल में, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। गुप्तों ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को फिर से एक राजनीतिक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। लेकिन मौर्य जितने सेंट्रलाइज्ड नहीं थे। नहीं, उतने केंद्रीकृत नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने लगभग 320 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया। और समुद्रगुप्त, उन्हें तो बड़ा विजेता माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में जिक्र है। बिल्कुल। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति में उनकी विजयों का लंबा चौड़ा ब्यौरा लिखा है। उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। कला प्रेमी भी थे मतलब। हाँ, कविराज कहलाते थे। हाँ, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आए, जिन्होंने शकों को हराया। उनके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। और उनके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास वगैरह। ऐसा कहा जाता है, हालांकि स्रोतों में इसका सीधा जिक्र कम मिलता है। गुप्त काल को अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? क्या वाकई ऐसा था? देखिए, स्वर्ण युग कहना थोड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है। हाँ, ये सच है कि इस काल में संस्कृत साहित्य का काफी विकास हुआ। कालिदास जैसे महान कवि हुए। पौराणिक हिंदू धर्म, खासकर विष्णु की भक्ति, भागवतवाद और मंदिर निर्माण को बहुत बढ़ावा मिला। विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, जैसे आर्यभट्ट का काम। हालांकि स्रोत इन सब का बहुत ज्यादा ब्यौरा नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ इसी काल में जमीन दान देने की प्रथा और बढ़ी, जिससे सामंती व्यवस्था मजबूत हुई और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा। इसका पतन कैसे हुआ? हूणों के आक्रमण? हाँ, मुख्य कारण थे उत्तर पश्चिम से हूणों के लगातार आक्रमण और साम्राज्य के भीतर सामंतों का शक्तिशाली हो जाना। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई और साम्राज्य बिखर गया। तो ये थी हजारों सालों की कहानी, जैसा हमारे स्रोतों में मिलती है। पत्थर के औजारों से शहरों तक, कबीलों से साम्राज्यों तक, शुरुआती यज्ञों से बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए रास्तों तक, और फिर बड़े साम्राज्यों के बनने और बिखरने तक। एक लंबा और वाकई दिलचस्प सफर। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक सवाल मन में उठता है। क्या? कि प्राचीन भारत में ये जो बार बार राजनीतिक एकता बनने और फिर बिखरने का चक्र चलता रहा, इसके पीछे सबसे अहम वजह क्या रही होंगी? क्या ये भूगोल था, जैसे मगध की वो नदियों और खनिजों वाली फायदेमंद स्थिति? या फिर आर्थिक बदलाव ज्यादा असर डाल रहे थे?
जैसे खेती का फैलना, व्यापार का घटना बढ़ना, या वो जमीन दान देने वाली व्यवस्था। या फिर बदलते सामाजिक और धार्मिक विचार, जैसे वर्ण व्यवस्था की पकड़, नए धर्मों का असर या राजाओं का धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। इन सब ने इस चक्र को कितना घुमाया होगा, ये सोचने वाली बात है जो इन स्रोतों से उभरती है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।